प्यारी समझ गई, अब प्यारी ही बताएगी बाद में, बाद में देखो बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आखिरी में बताऊंगा, ठीक है, सस्पेंस में रखते हैं इसे। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा होकर सीरियस से पढ़ लेते हैं, ठीक है, जरूरी इतना ही है। देखो अब यहाँ से आप पोलिंग और काउंटिंग ऑफ बोथ पढ़ा, देखो मैंने आपको इकट्ठा सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले मैंने आपको हरियाणा की कहानी बताई, देन उसके बाद फिर अपन ने देखा कि कैसे कैसे इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रोसेस करना स्टार्ट करी इलेक्शंस की, नॉमिनेशन हुए, फॉर्म्स भरे, वो सारी चीज़ें, फिर इलेक्शन जीत भी गए, है ना। अब यहाँ पर पोलिंग और काउंटिंग वोट्स यानी वोट्स की काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ से अपन पढ़ो, देखो पर्सन विथ हिज नेम ऑन द वोटर लिस्ट, जो भी पर्सन है अगर उसका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है और पोलिंग बूथ के अंदर है, तो भैया क्या होगा कि ऑफिशियली रूप से वो कैंडिडेट इलेक्शंस के लायक है। अब जो भी उसको वोट्स मिले होंगे, उन वोट्स के ऊपर क्या होगी कि वोट की काउंटिंग होगी, तो पेटियां खुलेंगी। सुना है तुमने, इतनी पेटी बची हैं, तो ये पेटियां खुलती हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे पेटी खोलते हैं वैसे वैसे हम वोट्स को देखते हैं कि कितने वोट हमारे आ रहे हैं, और एक एक वोट से इंसान हारता है और एक एक वोट से जीतता है। इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाता है अपन को। एजेंट ऑफ द कैंडिडेट आर परमिटेड टू बी सीटेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो पोलिंग बूथ के आसपास आपको मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप वोटिंग करने गए तो आसपास वो छोटी सी ऐसे टेबल लगा के बैठे रहते हैं, अरे भाई साहब राम राम, भैया वोट इसी को देना। वो किसी और पार्टी में जाओगे तो भाई साहब राम राम, वोट तो चॉकलेट पे ही देना। समझ गए, पानी वानी की बोतल आ जाती है ना, और कभी कभी कोई थोड़े वीआईपी आदमी होते हैं तो और कुछ भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सिंपल सी बात ये है अपना, तो है ना। ग्लास व्लास तो खैर रहता ही है उन पे, उनको भी तो चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या सीन रहता है भाई कि आसपास जो पोलिंग बूथ के एजेंट बैठे रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि भाई साहब आपका इस वाली पोलिंग बूथ में है कि नहीं है, इस वाले में है कि नहीं है, आपका नाम इसमें इलेक्शंस लिस्ट में है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर अपन को देखने के लिए मिलती हैं। और जो वोट आते हैं, हाँ, और फिर वोट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यानी ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जिस वोटिंग मशीन के अंदर भाई आप वोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप सीन ये रहता है वोटिंग मशीन के अंदर कि जब आप अंदर जाते हो तो आपको पहले तो प्रूफ वगैरह देना पड़ता है, प्रूफ वगैरह दिखाओ कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो, आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है। देन फिर क्या होता है कि अंदर एक छोटी सी मशीन बनी रहती है कियोस्क टाइप की, कियोस्क मशीन देखी नहीं देखी, ऑनलाइन सर्च करना, एक वोटिंग एक छोटी सी मशीन होगी, उसके ऊपर ना अलग अलग साइंस बने होंगे, जैसे कमल, हाथ का पंजा, झाड़ू, पोंछा, जो भी है तुम्हारा सीन, जो कुछ भी है, ठीक है, तो वो बने रहेंगे। उसमें क्या होगा कि उसके अलावा बगल में बटन्स लगी होंगी, तो जितनी भी पार्टीज होंगी ना वो सबके ऐसे मेंशन करी रहती हैं, तो आप जिस पे भी जाओगे भाई साहब बटन दबाओ, टी करके आवाज़ आएगी, बाहर निकल आओ, बाहर निकल के आओगे बढ़िया आपको नेल पॉलिश लगाई जाएगी, निकल आओ, चलो। ये सीन था वोटिंग का। सर ऐसे कितने लोग सर वो करते हैं, सर खड़े होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, जितने कैंडिडेट चुन सको आप भाई, ऐसे कोई सीमित वो नहीं है। बहुत सारे बटन से कैसे लगेंगे, और इस कैसे कितना बड़ा रहता है, तो इंसानों के ऊपर नहीं होती, पार्टीज के ऊपर होती है भाई। ऐसे तो इंसान तो जाने कितने करोड़ों इंसान खड़े हो जाएं, क्या कर लोगे। कितनी पार्टी से खड़ी होती पार्टीज डिपेंड करती हैं कि लीगल पार्टीज और नेशनल पार्टीज हैं कितनी एक्चुअली में, तो उनकी बेसिस पे जो चल रही हैं उसकी बेसिस पे एटलीस्ट 10 से सब पे रहती हैं, ठीक है। तो फिर आपके ऊपर है कि आप नोटा को देना चाहो, इसको फलाना ठिकाना, जिसको भी देना चाहो आप वो कर सकते हो भाई, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप बढ़िया वोट कर सकते हो, मैंने आपको फिर बता ही दिया। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स, फिर भैया वोट्स वगैरह की काउंटिंग होती है बढ़िया, और फाइनल स्टेज जब आ जाती है अपने वोट काउंटिंग की, देन उसके बाद नाम अनाउंस किया जाता है। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है, ऐसे देखो ये थोड़ा सा दिख रहा होगा हल्का ब्लर में, तो ऐसे बैलेट पेपर होता है जिसके ऊपर एक मशीन लगी रहती है जिसमें अलग अलग साइंस और नाम लिखे रहते हैं, उसके बगल में देखो ऐसे बटन्स लगे रहते हैं। आप जैसे ही बटन दबाओगे तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा साइन दिख रहा है, ये बटन में एक ब्लिंक होगा और एक बत्ती जल जाएगी, लाइट जल जाएगी, जैसी लाइट जल जाए मतलब आपका वोट डल गया भाई साहब, चलो आओ वापस। सर जैसे सर अपन को इंस्टाग्राम की वीडियो में रील्स एंड प्लेस दिखते हैं, जैसे किस में देखिए किस में नहीं देखी, नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर भाई साहब जाने कितनों की हत्या हो जाती। इसमें दिखता है कि नहीं दिखता, समझ गए। देन उसके बाद क्या होता कि यहाँ पर फाइनल लिस्ट जारी होती है, और फाइनल लिस्ट के बाद हम बताते हैं कौन कितना आगे चल रहा है। फिर भैया पोलिंग
शुरू हो जाती है न्यूज़ चैनल पे कि आइए चलें आपको बताते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा आगे चल रहे हैं, फलाना ढिकाना पार्टी इतनी है, ये वाली पार्टी इतनी है, वाली पार्टी इतनी, और ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं और फिर फाइनल पता ही है अपन को। अब भाई ये जो ईसी है यानी इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, बात याद रखना। ऑटोनॉमस बॉडी कौन सी होती है? जो खुद की एक संस्था होती है, खुद एक प्राइवेट संस्था होती है। ये जो इलेक्शन कमीशन ईसी जो है ये एक ऑटोनॉमस संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंटल कंट्रोल, यानी पूरी तरीके से फ्रीडम है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल को हटा के। मतलब इसका कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इस पर, कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ कहा कि इसको मैंडेटरी करना ही करना है, सही है तो मान लेंगे, नहीं है तो भाई अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अलावा क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन। जो ईसी है इलेक्शन कमीशन जो है, इसके प्रेसिडेंट को चुना जाता है अलग अलग स्टेजेस के द्वारा, प्रेसिडेंट खुद चुनता है इनको। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद आंसरेबल होता है। मतलब अगर जैसे इलेक्शन कमीशन है, उसने कोई काम किया है, कोई नई पॉलिसी लेकर आई है, तो डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट को आंसरेबल हो सकता है वो। बात समझ में आई क्या? इतने में कोई दिक्कत अगर हो तो बताओ। छोटी सी बात थी, बताओ। हाँ, छोटी सी बात ये है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है इसको हायर करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, और जिसने प्रेसिडेंट ने हायर किया तो भाई आंसरेबल तो भी तो हम उन्हीं के लिए हुए ना। तो आपने कोई भी नई पॉलिसी निकाली, कोई भी चीज़ हुआ, कोई दिक्कत वाली बात हो गई, तो सीधे आप बात कर सकते हो प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट से कौन होता है? कैसी बातें कर रहे हैं यार, अब तो भाई ज़्यादा हो गया यार। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के नीचे प्रेसिडेंट। ईसी टेक्स ऑल डिसीजन। तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से जुड़े हैं, हाँ, इलेक्शन कमीशन से जुड़े, सुनो, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हर एक डिसीजन, इलेक्शन से जुड़े हर एक डिसीजन जो लेगा वो यही कमीशन लेगा, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो, मतलब जो रिजल्ट की डेट हो, वोटिंग की डेट हो, इसके अलावा कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैंपिंग हो, वो रैलियां हो, वो सारी चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ कितनी होंगी, यही दे करेगी इलेक्शन कमीशन। छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल कि लोकसभा में हम कितना मैक्सिमम खर्चा प्रोवाइड करते हैं रैलीज के लिए, कैंपिंग के लिए? सर बहुत सारे, सर अलग-अलग रुपए लेके उतरते हैं। सर कोई 11 करोड़ रुपए लेके उतरा होगा। 50 लाख। गवर्नमेंट की तरफ से कितना पैसा मिलता है कैंपिंग के लिए? 25 लाख रुपए। और राज्य और वो उसमें विधानसभा में 10 लाख रुपए, विधानसभा में 10 लाख रुपए और लोकसभा में 25 लाख रुपए। इससे ऊपर करोगे भाई आप जानो, आपकी जिम्मेदारी। समझ गए? मिलेंगे भाई, खड़े हो जाओ। मैंने बोला 50 डिवाइड बाय 2 निकालो, पेट्रोल भरवा दो गाड़ी में, फिर निकल लो। ये करो भाई, दिक्कत क्या है? ईसी गाइडलाइन फॉर आवर गवर्नमेंट बताऊंगा भाई, बता दूंगा, रुक जा। पावर्स आर नॉट मिसयूज और विल इलेक्शन। अब देखो सीन क्या है, एक बात बताओ, इलेक्शन कमीशन को ऑटोनॉमस बॉडी हमने इसलिए रखा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी पर दबाव होता है ना तो वहाँ पर करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वो सोचो आप, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, आप खुद बोलोगे पुलिस डिपार्टमेंट पे इतना ज़्यादा दबाव रहता है, ऊपर से कितना ज़्यादा दबाव है, तो उनको कोई पता चला अच्छे वाले जो हैं उनको भी छोड़ना पड़ा, इतने सालों से सज़ा काट रहे हैं उनको छोड़ना, खूंखार क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? पैरोल दे दी, खूंखार क्रिमिनल है तब भी क्यों करना पड़ा? ऊपर से ऑर्डर्स है, और जब ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं तो आप कुछ करने के लायक नहीं रहते। इसीलिए हमने इस संस्था को ऑटोनॉमस रखा है, ताकि इस ये वाली जो संस्था है वो जो भी डिसीजंस ले इलेक्शंस के लिए वो अच्छी तरीके से ले, और ऊपर से कितना भी प्रेशर आता रहे, नहीं करना मतलब नहीं करना। समझ में आया? इसीलिए हमने इस प्रकार से इसको ऑटोनॉमस भी रखा है, ये भी याद रखना। सर ये वाली लाइट नहीं जला। जला देते हैं भाई। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। Voter turnout figures determine the extent of people participation in an election compared to North America और Europe, where turnout is declining in last 50 years। हाँ भाई, क्यों, कोई दिक्कत है? सवाल था कोई? अरे मैं तो अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो वो लाइन बंद कर दे, तो तुम ये वाली कर दूँ? ये चलेगी? चलो, अब ये बताओ पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है भाई? पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि किस जगह कितना कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन चल रहा है और किसकी कंपैरिजन में ज़्यादा चल रहा है। जैसे इसमें बताया है कि भाई लास्ट 50 ईयर्स को आप फिगर देखोगे तो 50 ईयर्स के फिगर्स में आप देखोगे धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। लेकिन वो पहले के ज़माने में इंडिया में कोई पार्टिसिपेशन था ही नहीं, इलेक्शंस को लेकर कोई अवेयर ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर तो है अवेयर भाई, भले ही कुछ लोग अवेयर ना हो,
कुछ तो है, सीधी सी बात ये है। तो इसमें एग्जांपल अपन को अमेरिका और यूरोप का दिया है कि जब आप उनकी पार्टिसिपेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि वो एक प्रायोरिटी रखते हैं हमेशा खुद को, कि भाई इलेक्शन के दिन छुट्टी रहती है और सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम वोट कर कर आए, वो खुद को प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में उस टाइम पे ऐसा नहीं देखा जाता था। हालांकि आजकल अब देखा जा रहा है, जब आप 2012 की रिपोर्ट देखोगे या फिर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इधर ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंडिया। इंडिया ठीक है भाई, चलो साहब आगे बढ़े। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम का मतलब ये होता है साहब कि जो भी रिजल्ट आया भैया उसको हंसी खुशी स्वीकार कर लो। पता चला आप हार गए, हारने के बाद आप दिक्कत वाली बातें करने लगे भाई, है ना, लड़ाई झगड़ा होने लगा, दंगा होने लगा, आपने कोई कियोस करवा दिया, रियॉट वगैरह करवा दिया, तो ऐसी सीन नहीं चलेगा। जो भी रिजल्ट आया है भाई उसको एक्सेप्ट करो, है ना। तो लेकिन हाँ, बस ये भी होना चाहिए कि जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, रूलिंग पार्टी सही से खेलनी होनी चाहिए, इसके अलावा पोलिंग बूथ में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वोटिंग्स में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, पोलिंग बूथ में गड़बड़ होती है ज़्यादातर। सर जिसकी सर वो मशीन है सर वो गड़बड़ नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसमें बढ़ाते सर वो पता चल जाता है तुरंत, पहले हम उसको चेक कर लेते हैं सारी चीज़। तुम सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हर चीज़ हम पहले से शॉर्ट आउट करके चलते हैं, हर चीज़, और हर एक चीज़ का एक अनदर ऑप्शन भी रखते हैं। समझ रहे हो कि बाई चांस, बाई एनी चांस वहाँ कोई रियॉट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या कर लोगे। इसलिए आपने वहाँ देखा होगा कि बड़े बड़े पुलिसकर्मी भी रहते हैं, आर्मी मैन सोल्जर भी रहते हैं, बॉर्डर से भी कुछ आते हैं। ठीक है भाई, तो इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर एंड फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी देन लूज इलेक्शन इन इंडिया रूटीनली एंड एट स्टेट्स ऑफ नेशनल लेवल। भाई अगर इंडिया के अंदर या फिर कहीं भी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है या फिर उसके फेवर में नहीं है रूलिंग पार्टी के, तो आगे जाके कोई दिक्कत वाली बात ना आए। तो जो भी आउटकम्स आए इसको अच्छे तरीके से आप हैंडल करें। एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए नहीं सुना? एमएलए सुना है? एमपी सुना होगा आपने। तो एमपी और एमएलए यही होते हैं। हाँ, तो यही एमपी जो एमएलए होते हैं भाई, आगे जाके क्या होता है कि लूज इलेक्शन इन इंडिया, अगर बाई चांस हाफ ऑफ द सिटिंग, मतलब मान लो कि बाई चांस एमपी और एमएलए जो हैं ये इलेक्शंस हार जाते हैं, इनका इलेक्शन हुआ और ये लोग अगर इलेक्शंस हार जाते हैं, देन दिस शो दैट इंडिया वोटर्स आर वेल अवेयर ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर ये शो करता है कि भाई अगर इलेक्शन हारे हैं तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि क्यों हारे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे ही कोई ग्लिच हो, फ्री एंड फेयर ना हुआ हो, रूलिंग ऑफ पावर ना हो, या फिर जो भी रूलिंग पार्टी आई है उसने कोई गड़बड़ करके जीत लिया हो। पहले तो हम सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं, उसके बाद नहीं है देन उसके बाद फिर आउटकम्स पे छोड़ देते हैं। मज़ा आ रहा भाई। कैंडिडेट्स विथ मनी एंड मसल पावर ऑफन लूज है। जो भी लोग मनी एंड मसल पावर का यूज़ करते हैं और सही ट्रिक्स को यूज़ नहीं करते भाई, वो ज़्यादातर जीत तो जाते हैं लेकिन बाद में उनका नाम खराब हो जाता है, तो एक प्रकार से हारने के समान ही है। तो होता क्या है कि जो भी वर्डिक्ट निकाल रही है इलेक्शन कमीशन, सीधी और सिंपल सी बात आप ऐसा समझो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी वर्डिक्ट निकाला जा रहा है, वर्डिक्ट का मतलब जो भी फैसला निकाला जा रहा है भाई, आप उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो, सिवाय एक के कि अगर उसमें कोई गड़बड़ ना हो तो। समझ में आ गई? वरना पता चला आप अपनी मनी एंड मसल पावर दिखाने लगे, मतलब पैसे की ताकत या कोई रोब वोब झाड़ने लगी, तो दिक्कत वाली बात है ना। हाँ भाई, बोलते तो हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने नहीं देखा भाई आज तक। लेकिन चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, मतलब सही इलेक्शंस में? तो होता क्या है भाई, अगर कैंडिडेट के पास ज़्यादातर पैसा है, अगर कैंडिडेट तो छोड़ो यार, किसी नॉर्मल व्यक्ति है और नॉर्मल व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो अपन सबको पता है कि वो तो दिखाता है वैसा, देख मेरे पास इतना पैसा है, लैम्बोर्गिनी है, आईफोन है, एप्पल के हैं, बड्स हैं, फ़ोन है, फलाना ठिकाना, ये नहीं सुनते अपन कई बार। तो ये तो नॉर्मल पर्सन है भाई, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं भाई। तो होता क्या है कि वो तो इतना बड़ा कैंडिडेट है, उसको जाने इतने हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति, तो वैसी संपत्ति अकेली होगी, पैसा तो जो छोड़ ही दो, हज़ारों करोड़ रुपए की। तो भाई ये यहाँ पर क्या होगा कि अगर कैंडिडेट अपने एक्सेसिव मनी पावर का यूज़ करने लगा है, तो ऑब्वियस बात है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हट ही जाएगा। समझ में आ गई? कोई परेशानी इतने में?
सर वो जो है वोटिंग में खड़ा हो जनता को कुछ दे रहा है, आपने पैसे में यूज कर रहा हो, अनफेयर है। क्यों? कहाँ पे खरीदते हो? मैं तुम्हें ज़्यादातर पैसा दूं कि एक काम करो, जैसे कोई पार्टी ए से खड़ा हुआ है, ठीक है, और पार्टी बी वाला क्या करे कि उसको डर है कि भाई वो हार जाएगा और उसने पार्टी ए वाली की हत्या करवा दी पैसे देके, अब क्या कर लोगे? ये भी तो मनी मसल पावर है, ये भी तो, ये क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर आ रहा है? नहीं आएगा ना, इसलिए। या फिर जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको किसी तरीके से मजबूरी के अंदर तुम्हारी पार्टी को वोट दिलवा दिए तुमने, किडनैपिंग करवा ली, किसी को हैरेस करवा दिया, उठवा दिया। अरे तो मेजरली जिनका चाहिए ये हमें, अब जिसको पता ही है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक एक इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें रखता है, इसीलिए। जो लोग अपनी गली में आते हैं, बातें देते हैं, चीजें देते हैं, वो अनफेयर है। हाँ भाई अनफेयर है, ये बात सच है। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लो आप कैंडिडेट्स के। हेलो हेलो, हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो। कोचिंग में बोलो, तो थोड़ी देर बात करें। हाँ ठीक है, हाँ हाँ भाई, तो फिर कैंडिडेट विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड डोमिनेट द अदर एंड रिमूव द इलेक्टोरल रेस। अगर कैंडिडेट का बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है भाई, पहली बात तो उसे खड़े ही नहीं होना चाहिए इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि इलेक्शंस में अगर खड़े हो तो आप केस को रफा दफा करके ही खड़े हो, सीधी बात ये है। और अगर बाई चांस हो गए तो बड़ा अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मेजरली चांसेस ये हैं कि वो कोई ना कोई गड़बड़ करे इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि उसके तो क्रिमिनल चार्जेस पहले से हैं। अगर तुम पे ऑलरेडी 10 केसेस हैं तो तुम 11वां करने में सोचोगे क्या? मैं तो एक के बाद दूसरा करने में नहीं सोचूंगा। एक के बाद तो दूसरा में नहीं सोचेंगे भाई, एक तो चढ़ ही गया है, आ जाओ एक और चलन दो, ये तो सोचोगे। अगर बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया तो फिर मेजरली चांसेस यही बनेंगे कि कहीं ना कहीं अनफेयर इलेक्शंस होने लगे, ठीक है। आराम से, मैंने कुछ शर्त बताई थी मैंने कुछ, याद रखना। सर एक और आना सर जेल में मान रहा चलो, स्मॉल पार्टी सफर ए ह्यूज सेटबैक एंड कंपेयर्ड। ठीक है भाई, अब होगा क्या कि जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, उन छोटी छोटी पार्टीज को हम इन्फ्लुएंस करेंगे कि एक काम करो, तुम छोड़ो पार्टी वार्टी इलेक्शंस, हमारे में शामिल हो जाओ, हमें वोट कर दो, बढ़िया पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ अवर रीजन, कई सारे रीजंस, देखो यहाँ पर हम रीजंस बोलेंगे नहीं, यहाँ हम सीधे रीजन देखेंगे, ठीक है। तो कई सारे रीजंस की वजह से छोटी छोटी पार्टीज को भी हटा दिया जाता है और ज़्यादा वोट पा लिए जाते हैं। बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है। ठीक है भाई, तो ये वाला जो चैप्टर था, अरे बस ये वाला जो चैप्टर था वो यहीं तक था, लेकिन ये याद रखना कि बस थोड़ा हो जाए, अगली बार अच्छे से चैप्टर करेंगे।